क्या आपको पता है 16 अप्रैल 2014 को साउथ कोरिया में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इंचियोन पोर्ट से जेजू आइलैंड जाने वाली एक फेरी MV सेवॉल समुद्र में धीरे धीरे डूब गई थी। इस फेरी में 476 लोग सवार थे, जिनमें से 325 डैनवॉन हाई स्कूल के छात्र थे, जो सिर्फ 16 से 17 साल के मासूम बच्चे थे। डैनवॉन हाई स्कूल के ये स्टूडेंट्स एक स्कूल ट्रिप पर निकले थे, छुट्टियों का मजा लेने और दोस्तों के साथ यादें बनाने के लिए। उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट था, हंसी थी और मस्ती थी, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। सुबह 8:52 पर MV सेवॉल से एक इमरजेंसी कॉल किया गया जेजू के वेसल ट्रैफिक कंट्रोल को। द फेरी इज टिल्टिंग, पैसेंजर्स आर स्टक, वी नीड हेल्प। और फिर फेरी धीरे धीरे झुकने लगी, पानी अंदर भरने लगा और फिर वो डूब गई। 304 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें से 250 से ज्यादा वही बच्चे थे जो स्कूल ट्रिप पर निकले थे। एक फेरी जो सपोजिडली सेफ थी, एक क्रू जिसे ट्रेंड माना जाता था, और सरकार जिस पर जनता को भरोसा था। उस दिन सब कुछ फेल हो गया और साथ में डूब गए 250 से भी ज्यादा मासूम सपने। लेकिन सवाल यह है, क्या फेरी डूबी या सिस्टम? वॉज इट जस्ट टेक्निकल फेलियर या ये एक कंप्लीट सिस्टम कोलैप्स था? गलती किसकी थी, शिप ओनर्स की, कैप्टन की या गवर्नमेंट की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या उन 17 साल के बच्चों की जान बच सकती थी? चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। जिस जहाज पर ये 476 लोग सवार थे उसका नाम था MV सेवॉल। ये बनाया गया था 1994 में, वो भी जापान में। यानी उस वक्त ये फेरी 20 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब साउथ कोरिया की एक प्राइवेट कंपनी ने इसे खरीदा और अपने फायदे के लिए मॉडिफाई करवा दिया। फेरी के ऊपरी हिस्से में एक्स्ट्रा कैबिन्स जोड़ दिए गए थे। उनका मकसद साफ था, ज्यादा पैसेंजर, ज्यादा कार्गो और ज्यादा मुनाफा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इन बदलावों ने जहाज के बैलेंस और स्टेबिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। 16 अप्रैल 2014 को सेवॉल फेरी में भरा गया था सेफ्टी लिमिट से 3 गुना ज्यादा कार्गो। एक ऐसा बोझ जो फेरी संभाल ही नहीं सकती थी। और सबसे बड़ी बात, बैलिस्ट वाटर, यानी वो पानी जो जहाज के नीचे भरा जाता है ताकि वो संतुलन बनाए रखे, उसे भी कम कर दिया गया था। उसकी वजह थी और ज्यादा सामान फेरी में ठूस सके। मतलब जहाज ऊपर से भारी हो गया था और नीचे से हल्का। उस वक्त एक चलते फिरते मौत के जाल में 476 लोग बंद थे और किसी ने भी इस फेरी को जाने से नहीं रोका। जैसे ही फेरी ने एक शार्प टर्न लिया, उसका वेट शिफ्ट हुआ और फेरी एक तरफ झुकने लगी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का वक्त ही नहीं मिला। एक पुराना जहाज, ओवरलोडेड कार्गो, फॉल्टी डिजाइन और ऊपर से इररिस्पॉन्सिबल क्रू। एक भी सेफ्टी मेजर काम नहीं आया और नतीजा एक ऐसी नेशनल ट्रेजेडी जिसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब यह जहाज पानी में उतरा था। अब फेरी टिल्ट हो रही थी, पानी कैबिन में घुस चुका था और उस समय सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी? एक ऐसी लीडरशिप जो लोगों को उस समय बाहर निकाल सके। लेकिन क्या आपको पता है सेवॉल फेरी का कप्तान ने क्या किया? ली जून सियोक। उसकी उम्र 96 ईयर्स, इस फेरी का कप्तान। लेकिन फेरी उस समय वो खुद नहीं चला रहा था, उसे उसका एक जूनियर ऑफिसर चला रहा था। जब फेरी डूबनी शुरू हुई तो कप्तान ने सबसे पहले क्या किया होगा? जरा सोचो। उसने अपने कपड़े बदले, यूनिफॉर्म उतारा और चुपचाप एक रेस्क्यू बोट में बैठकर वहां से भाग गया। स्टूडेंट्स को कैबिन में बैठने का आदेश दिया गया। उन्हें बोला गया, स्टे वेयर यू आर, डोंट मूव। और वो मासूम बच्चे अथॉरिटी और टीचर्स की रिस्पेक्ट में कैबिन के अंदर ही बैठे रह गए। जो बच्चे वीडियो बना रहे थे, उनकी वीडियोस में साफ दिखता है कि कैसे बच्चे पैनिक कर रहे हैं, कांप रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। कैप्टन और क्रू के 13 सदस्य सबसे पहले बचाए गए और बच्चे कैबिन के अंदर धीरे धीरे पानी में डूबते रहे। कई बच्चों ने लाइफ जैकेट्स पहन लिए थे, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई आया ही नहीं था। जिस सिस्टम पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने उन्हें धोखा दिया। एक कैप्टन जो आखिर में जहाज छोड़ता है, यहां सबसे पहले भाग गया और यहीं से यह हादसा एक ट्रेजेडी से बढ़कर एक नेशनल शेम बन गया। फेरी धीरे धीरे झुक रही थी, पानी कैबिन के अंदर भर रहा था और उन कैबिन्स में बंद थे 16 से 17 साल के वो बच्चे जिन्हें कहा गया था कि मूव मत करना और कैबिन में ही रुके रहना, रेस्क्यू टीम आने वाली है। लेकिन रेस्क्यू टीम नहीं आई। तब कुछ बच्चों ने अपने मोबाइल उठाए और अपनी जिंदगी की आखिरी वीडियोस रिकॉर्ड की और अपने घर वालों को भेजने लगे। एक छात्र ने कहा, ये हमारा आखिरी वीडियो हो सकता है, अगर बच गए तो मिलेंगे। लेकिन वो नहीं बचा और वो वीडियो उसके पेरेंट्स के हाथ में बाद में पहुंचा।
सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जब उसने अपने बेटे को फोन में डूबते हुए देखा होगा, लेकिन वो माँ कुछ कर नहीं सकी। पेरेंट्स रेस्क्यू सेंटर्स के बाहर खड़े हो गए थे, किसी का फोन नहीं लग रहा था। एक बेटी ने आखिरी बार लिखा था, आई लव यू मॉम, और फिर ऑफलाइन हो गई। ये वीडियो सिर्फ दस्तावेज नहीं थे, ये थे उस सिस्टम की चुप्पी के सबूत और उन बच्चों की आखिरी आवाजें जिन्हें शायद बचाया जा सकता था। वेसल ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल आ चुका था। फेरी टिल्ट हो रही थी, अभी भी बच्चे कैबिन में फंसे हुए थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन वो तो शुरू ही नहीं हुआ था समय पर। कोस्ट गार्ड को अलर्ट तो कर दिया गया था, लेकिन बचाव दल जब फेरी तक पहुंचा तब तक फेरी आधी से ज्यादा समुद्र में डूब चुकी थी और उससे पहले ही दर्जनों बच्चों की सांसें कैबिन के पानी में घुट चुकी थीं। इसी बीच सरकार के अफसरों ने कहा, सब ठीक है, इवैक्यूएशन जारी है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। ना वहां हेलीकॉप्टर समय पर पहुंचे, ना डाइवर्स तैयार थे और ना ही कोई कोऑर्डिनेशन था। हर एक मिनट की देरी किसी की जिंदगी छीन रही थी। सिस्टम पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। अप्रूवल का इंतजार, पेपर वर्क, कंफ्यूजन और ग्राउंड जीरो पर बच्चे मर रहे थे। अब आप जरा टाइमलाइन देखिए। सुबह 8:54 पर पहला डिस्ट्रेस कॉल आया और 9:30 तक कोस्ट गार्ड की टीम पहुंची, लेकिन उन्होंने अंदर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने की कोई भी कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को बचाया था जो पहले से ही बाहर थे या डेक पर पहुंच चुके थे। 10:47 पर फेरी 60 डिग्री से ज्यादा झुक चुकी थी और उसी समय कप्तान ने जहाज छोड़ा। ये थी उसकी सबसे बड़ी लापरवाही। 10:30 तक बच्चे अभी भी कैबिन में ही फंसे हुए थे। उन्हें उस वक्त बचाया जा सकता था, लेकिन कोई भी उन बच्चों को नहीं बचा पाया। और फिर 11:18 पर सेवॉल पूरी तरह पानी में समा गया। गवर्नमेंट से सवाल, मीडिया ने भी जवाब मांगा, लेकिन सिस्टम बस एक ही लाइन दोहराता रहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। पर वो कोशिश कहाँ थी जब बच्चे हेल्प मी लिखकर मैसेज भेज रहे थे? वो कोशिश कहाँ थी जब माँ बाप तट पर खड़े होकर अपने बच्चों की आखिरी कॉल का इंतजार कर रहे थे? इस एक हादसे ने साउथ कोरिया के पूरे प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बेनकाब कर दिया था और लोगों ने उस दिन सिर्फ अपने बच्चे नहीं खोए, उन्होंने सिस्टम से भी भरोसा खो दिया था। फेरी डूब चुकी थी, बच्चे चले गए थे, लेकिन देश का दर्द अभी बाकी था। साउथ कोरिया की सड़कों पर, घरों में, स्कूलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरे बच्चे को किसने मारा? और जवाब था, सिस्टम ने। और फिर शुरू हुआ येलो रिबन मूवमेंट, एक साधारण सा पीला रिबन जो बन गया था पूरे देश का प्रतीक, दुख का, प्रतिरोध का और उम्मीद का। स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, हर कोई पीला रिबन पहनने लगा। कैंडल लाइट विजिल्स होने लगे, साइलेंट प्रोटेस्ट्स, ब्लैक ड्रेस कैंपेन्स, और पूरा देश एक ही स्वर में बोला, नेवर अगेन। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जस्टिस के लिए सिर्फ कोर्ट में केस नहीं लड़े, सड़कों पर जज्बातों की लड़ाई भी चली। साउथ कोरिया पहली बार इतना यूनाइटेड था, अपने बच्चों के लिए और सिस्टम को बदलने के लिए। एक रिबन, एक सिंबल बन गया जो कह रहा था कि हमने खोया है, लेकिन हम भूलेंगे नहीं, और जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा ये रिबन नहीं हटेगा। गुस्सा अब सड़कों से कोर्ट रूम तक पहुंच चुका था। पेरेंट्स जवाब मांग रहे थे, मीडिया ने सबूत दिखाने शुरू किए और फिर शुरू हुई जांच। सबसे पहली गिरफ्त में आया कैप्टन ली जून सियोक, वही कैप्टन जिसने सबसे पहले जहाज छोड़ा, वो जो यूनिफॉर्म उतारकर चुपचाप रेस्क्यू बोट में बैठ गया था जब बच्चे कैबिन में डूब रहे थे। उस पर चार्जेस लगे ग्रॉस नेग्लिजेंस, ड्यूटी अबैंडनमेंट और प्रोफेशनल फेलियर की वजह से मौत। उसके साथ क्रू के 13 और सदस्य भी गिरफ्तार हुए, उन पर भी मुकदमा चला। इस क्रू में थे 2 इंजीनियर, एक चीफ इंजीनियर, 2 नाविक, एक रेडियो ऑपरेटर, 2 डेक क्रू और कुछ इंजन टीम। स्टाफ में से किसी को 5 साल, किसी को 3 साल और किसी को 6 साल की सजा हुई। कैप्टन ली जून सियोक पहली बार 11 नवंबर 2014 को 36 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती दी गई और 28 अप्रैल 2015 को अपील कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। घर वालों को तो जस्टिस मिला, लेकिन अधूरा। शिप ओनर, फेरी कंपनी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिन्होंने इल्लीगल मॉडिफिकेशन अलाउ किया, जिन्होंने कार्गो ओवरलोड की इजाजत दी और जिन्होंने सेफ्टी चेक्स सिर्फ कागजों में पूरे किए, उनमें से कई बच निकले। कुछ को फाइन हुआ, कुछ को छोटी सजा, लेकिन सिस्टम को चलाने वाले कुछ पावरफुल लोग अनटच्ड रहे, उन्हें तो किसी ने छुआ तक नहीं। पेरेंट्स ने कहा, कैप्टन तो एक पॉन था, यानी एक मोहरा। असली गुनाहगार वो हैं जो पर्दे के पीछे थे। और यहीं से उठा पब्लिक आउटरीच का दूसरा तूफान। जस्टिस होना चाहिए था, लेकिन वो आधा अधूरा ही रह गया। सेवाल फेरी ट्रेजेडी ने साउथ कोरिया को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। देश ने सिर्फ शोक नहीं मनाया, उसने खुद को बदला।
गवर्नमेंट ने सेफ्टी लॉज में बदलाव किए, फेरीज पर नए प्रोटोकॉल्स लागू किए गए, ओवरलोडिंग पर जीरो टॉलरेंस लागू हुआ, शिप इंस्पेक्शंस को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाया गया, और सबसे ज़रूरी, एजुकेशन सिस्टम में इमरजेंसी ड्रिल्स को अनिवार्य कर दिया गया। नेशनल सेफ्टी मिनिस्ट्री बनाया गया जो सीधे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता था। अब हर स्टूडेंट को बेसिक सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाने लगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ड्रिल्स आम हो गई। देश ने समझा कि पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी बचानी भी सिखानी पड़ती है। लेकिन एक सवाल अब भी बचा है, क्या ये बदलाव हमेशा के लिए हैं? क्या अकाउंटेबिलिटी अब पावरफुल लोगों तक पहुंचती है, या सिर्फ एक हादसे के बाद थोड़े दिनों की दिखावटी सुधार है? क्योंकि जब एक देश को बदलने के लिए 250 बच्चों की जान चली जाए तो सुधार कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत बन जाता है। दोस्तों, कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि वो सिर्फ रोने से नहीं जाता, वो तभी कम होता है जब पूरा सिस्टम हिल जाए। सेवॉल फेरी ट्रेजेडी एक हादसा नहीं था, ये एक सवाल था कि हम एक जिंदगी की कीमत कितनी समझते हैं। एक बात और, मीडिया ने उस दिन दो चेहरे दिखाए, एक जिसने सिर्फ टीआरपी देखी और एक जिसने इंसानियत देखी। लाइव ब्रॉडकास्ट्स, कैमरों के सामने टूटते परिवार, न्यूज रूम की चीख पुकार, लेकिन अकाउंटेबिलिटी गायब थी। और एक नेशनल ट्रेजेडी बन गई, एक प्राइम टाइम सर्कस। एक मां ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा माइक मेरे आंसू नहीं समझेगा, लेकिन शायद कोई बच्चा आज के बाद मरे ना तो मेरी चुप्पी भी कुछ कह जाएगी। आज साउथ कोरिया बदला है, लॉज बदले हैं, ट्रेनिंग आई है, पर असली बदलाव तब होगा जब हर देश, हर पेरेंट और हर कैप्टन समझे कि जिम्मेदारी सिर्फ यूनिफॉर्म से नहीं आती, दिल से आती है। आज भी वहां एक म्यूजियम है जहां बच्चों की नोटबुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म्स और डायरीज रखी हैं। हर एक चीज चुपचाप चीख रही है और कह रही है कि हमें बचाया जा सकता था। तो अगली बार जब आप किसी इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठें, जब कोई सेफ्टी ड्रिल हो, तो उसे लाइटली ना लें, क्योंकि हो सकता है आपकी सीरियसनेस किसी की जिंदगी बचा ले। सेवॉल फेरी ट्रेजेडी में 304 लोग नहीं मरे थे, उन्हें सिस्टम ने धीरे धीरे डुबो दिया था। और अगर आज भी हम चुप हैं, तो कल शायद कोई और ट्रेजेडी हो और सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज बनकर रह जाए। अगर आपको लगता है कि हमारे देश में भी ऐसी लापरवाही मौजूद है, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेवर अगेन, और साइलेंटली एक प्लेज लें कि हम भी बदलेंगे और सिस्टम को भी बदलवाएंगे।